हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वाइट वुल्फ और आप लोग इस वक्त ट्यून है मेरे यूट्यूब चैनल डॉट टारगेट पे। सो दोस्तों, हमारा ये एजुकेशनल सेशन जारी है जिसमें हम आपको ट्रेडिंग के हवाले से मेन बातें बताते हैं जो कि एक बिगनर को जाननी बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मैंने इसके हिसाब से बहुत सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे अपने अपलोड कर दिए हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज की हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हम लोग ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। और किसी भी बंदे को ट्रेडिंग अगर करनी है तो उसको इन टर्मिनोलॉजीज़ से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। बगैर किसी वक्त को ज़ाया करे हम मूव ऑन करते हैं उन मेन टर्मिनोलॉजीज़ पे जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग। मेरे पास ये एक वर्ड के ऊपर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनका होना और पता होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो ये टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपको एक करके बताता रहूँगा, तो आप इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि ये चीज़ है क्या और ट्रेडिंग में किस तौर पे यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास टर्म है वो होती है एड्रेस। एड्रेस जैसे कि नाम बता रहा है एड्रेस, तो इसका मतलब ये होता है ट्रेडिंग के अंदर के फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं बिटकॉइन की, तो उसके लिए आपको एक एड्रेस चाहिए। बगैर उस एड्रेस के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल ये एड्रेस आपके बैंक अकाउंट नंबर की तरह काम करता है। हर क्रिप्टो करेंसी का अपना एक एड्रेस होता है। अगर आपके पास वॉलेट में इसका आपके वॉलेट में अगर एड्रेस ना हो किसी भी स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी का, तो आप क्रिप्टो करेंसी अपने पास नहीं मंगवा सकते। माइंड में रखिएगा कि एड्रेस बेसिकली क्या है। एड्रेस एक तरीके का अकाउंट नंबर है। हर क्रिप्टो करेंसी का एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है, ठीक है। बिटकॉइन का एक स्पेसिफिक वॉलेट एड्रेस है, ईथरियम का एक स्पेसिफिक वॉलेट एड्रेस है, टीआरएक्स का एक स्पेसिफिक वॉलेट एड्रेस है, एक्सआरपी का एक स्पेसिफिक वॉलेट एड्रेस है। तो आपको जिस कॉइन में ट्रेड करनी है उसी कॉइन का एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपके पास बिटकॉइन का एड्रेस है और आप ट्रेड कर रहे हो ईथरियम में और आपने गलती से ईथरियम में बिटकॉइन का एड्रेस डाल दिया, तो आपके जितने भी ईथरियम आप जितने का भी लोगे वो ज़ाया हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप किसी से ईथरियम ले रहे हो और आपने उसको गलती से अपना बिटकॉइन का एड्रेस दे दिया, तो ये मसले वाली बात हो जाएगी। तो आपको ईथरियम के लिए ईथरियम का एड्रेस चाहिए होता है, बिटकॉइन के लिए बिटकॉइन का एड्रेस चाहिए होता है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास टर्म है वो है एल्ट कॉइन्स। एल्ट कॉइन्स जो होते हैं बेसिकली बिटकॉइन की तरह की ही एक ब्लॉकचेन निकलती है जिसमें से एल्ट कॉइन निकलते हैं। बिटकॉइन एक मदर क्रिप्टो करेंसी है, उसके ही चेन में से एल्ट कॉइन्स निकलते हैं जिनमें हमारे पास सबसे टॉप पे चलता है ईथरियम। ईथरियम के बाद एक्सआरपी है, टीआरएक्स है, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट एल्ट कॉइन्स है। बिटकॉइन थर्ड डेफिनेशन और थर्ड टर्म हमारे पास है बिटकॉइन। बिटकॉइन को आप सब लोग जानते हैं, बहुत पॉपुलर है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली ये, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। फोर्थ जो टर्म है वो है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज बेसिकली होता क्या है? आर्बिट्रेज बेसिकली होता है आपका दो किसी एक्सचेंज को यूज़ करना और दोनों में से किसी एक से प्रॉफिट कमा लेना। कैसे? आर्बिट्रेज में बेसिकली होता यह है कि फॉर एग्जांपल आपने दो एक्सचेंज हैं, दोनों एक्सचेंज से आपने रेट पूछे कि भाई इस एक्सचेंज में रेट कितना है और उस एक्सचेंज में रेट कितना चल रहा है बिटकॉइन का। फॉर एग्जांपल बाइनेंस और कॉइनबेस दो अलग अलग एक्सचेंज है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है। आपने बाइनेंस वाले से रेट पूछा तो बाइनेंस से आपको रेट मिले फॉर एग्जांपल 48,000, ठीक है। और आपने कॉइन बेस से रेट पूछा तो कॉइन बेस पे जो रेट चल रहा है बिटकॉइन का वो फॉर एग्जांपल चल रहा है 48,050 रुपीज़, ठीक है। आपको सस्ता कहाँ से पड़ा? बाइनेंस से सस्ता पड़ा। आपने बाइनेंस से 48,000 की मत के अंदर जितने भी आपको बिटकॉइन चाहिए होगा आपने वो ख़रीद लिया, ठीक है ना, 48,000 के रेट के ऊपर। अब आपको आर्बिट्रेज पे कमाए तो आप क्या करोगे? बाइनेंस के वॉलेट से निकाल के कॉइन बेस के वॉलेट में डाल दोगे और वहाँ पे उसको बेच दोगे।
क्योंकि वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या चल रही है 48,050। तो 50 जो है ना आपका बेसिकली वो आर्बिट्रेज प्रॉफिट है, ठीक है। फिफ्थ टर्म हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है ATH। ATH क्या होता है? ATH का मतलब है ऑल टाइम हाई। अब मैं अगर बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ने फॉर एग्जांपल 48,000 सरपास कर लिया, तो वो बिटकॉइन का ATH है। स्टार्ट बिटकॉइन हुआ फॉर एग्जांपल $1000 से, और अब जो बिटकॉइन की जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है 47-48 के दरमियान, लेकिन उसने हाईएस्ट क्या मारा है? 48,000 मार दिया है। तो ATH क्या हो गया बिटकॉइन का? आपका हाईएस्ट जो रेट जिस पे आपका बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी पहुंचती है वो होती है उसकी ATH, यानी कि ऑल टाइम हाई। 6 नंबर पे हमारे पास जो टर्म आता है वो आता है ब्लॉक्स। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स के बगैर नहीं होती। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी ब्लॉक्स में होती है। फॉर एग्जांपल आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हो, आप क्रिप्टो बाय कर रहे हो, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन किस में होगी? ब्लॉक में होगी। ट्रेड करते वक्त आप कितनी ही वैल्यू का अमाउंट ले रहे हो, कितनी वैल्यू का अमाउंट बेच रहे हो, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन किस में होगी? ब्लॉक्स में होगी। सिमिलरली जब बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ मिल जाते हैं, एक सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लॉक चेन। तो हमारी क्रिप्टो करेंसी किस पे चलती हुई आ रही है? ब्लॉक चेन पे चलती हुई आ रही है। सही। आठवीं टर्म बेसिकली हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है बेयरिश मोड या बेयर मोड। बेयरिश मोड या बेयर मोड का मतलब होता है आपके पास ट्रेडिंग के दौरान एकदम से प्राइस गिर गई है, यानी कि हाई प्राइस से एकदम से गिर गई है और मार्केट एक तरीके से क्रैश हो रही है, तो उसको कहेंगे हम बेयरिश मोड। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास चार्ट है वाईफी टीथर USD का, तो इसमें बेयरिश मोड अगर मैं आपसे बोलूं तो कहाँ है बेयरिश मोड, आप बताएं। इसमें बेयरिश मोड जो है, अब फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ इस पॉइंट से मैं देखता हूँ, ठीक है ना, ये पॉइंट हाई है, इस पॉइंट से अगर मैं देखता हूँ तो इस पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट गया इस जगह पे, तो ये क्या है? ये बेरिश मोड बन गया है। छोटा सा बेरिश मोड है, लेकिन बेरिश मोड होता है इससे काफ़ी लंबा है कि प्राइस एकदम से यहाँ से गिरा है और इस पॉइंट तक आ गया। तो खैर ये छोटी सी एग्जांपल है कि बेरिश मोड का मतलब क्या है? हाई प्राइस से जब प्राइस लो प्राइस पे गिरे स्पीड से, तो उसे कहेंगे बेरिश मार्केट। या मार्केट जब क्रैश हो रही होती है तो सारी चीज़ों के प्राइस गिर रहे होते हैं। इस वक्त आप देखें मेरे पास ये जो राइट हैंड साइड पे जो चार्ट चलता है हमारे, इसमें मेजोरिटी के जो है रेड रेड दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मार्केट जो इस वक्त चल रही है वो बेरिश मोड के ऊपर चल रही है, यानी कि मार्केट इस वक्त गिर रही है। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 9 पे बुल या बुलिश मोड। बुल या बुलिश मोड का मतलब क्या होता है? बुल या बुलिश मोड का मतलब होता है बेरिश का अपोजिट। बुल का मतलब होता है तेजी से ऊपर जाना, ठीक है ना। प्राइस नीचे थी और एकदम से ऊपर। अब इस जगह पे आप देखें, यहाँ पे प्राइस नीचे थी और यहाँ से एकदम से प्राइस ऊपर चले गई है, रेजिस्टेंस तोड़ते हुए सीधा ऊपर गई, तो ये क्या है? ये आपका हो गया बुलिश मोड। बुलिश मोड या बुलिश मार्केट जब प्राइस लोअर से एकदम से तेजी से ऊपर जाए उसे कहेंगे बुल या बुलिश मोड, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हमारे पास जो 10th पे क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यू ऑल नो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल करेंसी है जिसकी हम लोग आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो कि हमारी 11th टर्म है क्रिप्टोग्राफी, ये उस पर डिपेंड कर रही होती है। और क्रिप्टोग्राफी के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो होती हैं ब्लॉक्स और ब्लॉकचेन में, और ये सारी होती है इनक्रिप्टेड, ठीक है ना। ये सारी इनक्रिप्टेड सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि किसी अगले बंदे को इसके बारे में नहीं पता होता ये क्या हो रहा है। तो ये एक तरीके से सिक्योर्ड ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उसमें, और लेकिन सारी ट्रांजैक्शन किस में हो रही होती हैं? ब्लॉक्स और ब्लॉकचेन के अंदर। 12 टर्म्स बेसिकली हमारे पास है डीडॉस अटैक। व्हाट इज़ डीडॉस अटैक? डीडॉस अटैक, जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा मेरा ख्याल से हो रहा होगा कि डीडॉस अटैक है क्या। डीडॉस अटैक एक तरीके से अटैक किया जाता है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, ताकि उसको कुछ अरसे के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको गिरा दिया जाए। अब होगा ये, फॉर एग्जांपल अब बाइनेंस एक एक्सचेंज है, अगर इसके ऊपर किसी ने डीडॉस अटैक किया है तो क्या होगा? बाइनेंस के ऊपर सही से ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, चीज़ें होल्ड हो जाएंगी, ठीक है। आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है तो आप सेल ऑर्डर लगाओगे, लेकिन वो टाइम पे बिकेगी नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्राइस बढ़ी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दिया, ठीक। अब डीडॉस अटैक हो गया गलती से, या किसी ने जानबूझ के कर दिया हो इसके ऊपर डीडॉस अटैक, यानी अटैक हो गया हो, किसी ने हैकिंग करने की कोशिश की हो, हैक करने की कोशिश की हो, तो डीडॉस अटैक में क्या होगा? सब चीज़ें अब रुक गई। मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया है,
लेकिन सेल ऑर्डर लग तो गया है लेकिन चीज़ बिक नहीं रही है। इतनी डिले हो गई कि सेल ऑर्डर लगाने के बावजूद मेरी चीज़ बिकी नहीं और जो प्राइस है वो वापस से गिर गई। अब क्या हुआ, अब मेरे साथ मसला क्या हो गया, मेरा जो यहाँ पे प्रॉफिट मुझे क्लेम करना था वो प्रॉफिट मैं क्लेम नहीं कर सका। डीडोस अटैक की वजह से मैं जो प्रॉफिट क्लेम करना था वो मैं कर नहीं पाया और प्राइस वापस से गिर गई है। तो डीडोस अटैक होता है क्या है, बेसिकली एक हैक अटैम्प्ट होता है या फिर मार्केट को क्रैश करने के लिए एक अटैम्प्ट होता है किसी भी एक्सचेंज पे, जो कि अक्सर जो बड़ी बिग फिशेज होती हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए करवाती हैं। तो ये हो गया हमारा डीडोस अटैक। 13 पे हमारे पास आता है एस्क्रो। व्हाट इज़ एस्क्रो? एस्क्रो बेसिकली एक समझ लो एक थर्ड पार्टी होती है जो कि दो बंदों के बीच में ट्रेडिंग करवा रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूं आपकी नॉर्मल कॉमन लाइफ से, तो अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो किसी से और थर्ड बंदे को जिससे आप बाय कर रहे हो आप उसको जानते नहीं हो, अगले को जानते नहीं हो, लेकिन आपके पास एक ऐसा रेफरेंस है जो कि उस बंदे को जानता है, तो आप क्या करोगे, आप उस बंदे को बुला लोगे और बोलोगे भाई ये मैं इससे ये चीज़ ले रहा हूँ, तुम एज अ थर्ड बंदा हमारी जो ट्रांजैक्शन है इसको देख लो। तो वो बंदा जो होगा वो सेकंड पार्टी को भी जानता होगा, वो आपको भी जानता होगा, तो वो थर्ड बंदा क्या करेगा, वो एक तरीके से ब्रिज की तौर पे काम करेगा कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है जो भी आप उससे ले रहे हो वो उस तक पहुँचे और आपकी चीज़ उस तक पहुँचे और उसकी चीज़ आप तक पहुँचे। तो एस्क्रो का बिल्कुल सेम काम होता है, ये थर्ड पार्टी होती है जो कि दो ट्रेडर्स के बीच में उनकी ट्रेडिंग करवा रही होती है। 14 के ऊपर हमारे पास आती है फियाट करेंसी। व्हाट इज़ फियाट करेंसी? बेसिकली फियाट करेंसी सारी वो करेंसीज होती हैं बाइनेंस और डिफरेंट क्रिप्टो के एक्सचेंज पे जिनके ऊपर मॉनेटरी यानी जिनकी मॉनेटरी होती है, ठीक है ना। मॉनेटरी से मुराद है यानी कि वो सारी करेंसियाँ जो कि हम लोग नॉर्मल यूज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसडी, यूरो और अल्लाह भला करे ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, टर्किश लीरा, ठीक है ना, पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़, ये सारी फ़ियाट करेंसीज़ हैं, ठीक है। तो फ़ियाट करेंसीज़ वो होती है जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। 15 के ऊपर हमारे पास जो टर्म है वो टर्म है एक्सचेंज। बेसिकली एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेडिंग के अंदर। रोल क्या है? वो रोल ये है कि बेसिकली बगैर एक्सचेंज के आप लोग ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तो एक्सचेंज क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे कि आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हो और पाकिस्तानी रुपीज़ लेके जा रहे हो, तो आप पाकिस्तानी रुपीज़ लेके अगर आप टर्की जा रहे हो तो वहाँ पे आप कुछ ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं चलती, टर्किश लीरा चलती है। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान से यूएस जा रहे हो तो पाकिस्तानी रुपीज़ आप फिर भी नहीं चला पाओगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे यूएसडी चलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मनी एक्सचेंज जाना पड़ेगा। आप मनी एक्सचेंज पे आके अपनी करेंसी चेंज करवाओगे और फिर वो करेंसी लेके उस स्पेसिफिक कंट्री में जाओगे, तभी आप वहाँ पे यानी कि गुजारा कर सकते हो, वहाँ पे कोई चीज़ परचेज और सेल कर सकते हो। सो एक्सचेंज के बाद हमारे पास जो 16th नंबर पे जो टर्म है वो है फोमो। फोमो का मतलब है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है ना। फेयर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये हो गया, अगर मैं आपको चार्ट पे समझाऊं तो आपके पास ये चार्ट है, ठीक है ना। आप इस पोजीशन पे हो, आपने चार्ट खोला तो आपको पता चला कि प्राइस भाई इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना, और यहाँ तक प्राइस आ चुकी है। अब आपने बोला भाई क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और इस मार्केट इस वक्त बुलिश मोड में है और प्राइस आपको पता चल रहा है कि भाई अब आगे इंक्रीज़ ही होगी, ठीक है। जो आपकी जो करेंसी है उसने बेसिकली 61.8 का जो गोल्डन रेशो तोड़ दिया है और प्राइस अब इंक्रीज़ होने के मैक्सिमम चांसेस हैं और अपने ऊपर अगले लेवल पे हिट करने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो आपको ये पता चल गया। तो ये क्या है? आपका फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपको एक डर होगा कि मैं ये वाली अपॉर्चुनिटी कहीं छोड़ ना दूँ, मुझसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहीं निकल ना जाए मेरे हाथ से। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे अपनी ना बाइंग की पोजीशन खोल दोगे, ठीक है ना। आपने बाय कर लिया यहाँ पे, अब लॉन्ग करके आपने होल्ड किया, आपने होल्ड किया यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक उसने मैक्सिमम छलांग मारी, अपने लोअर्स पॉइंट से यहाँ तक छलांग मारी, तो आपने इसका सारा प्रॉफिट ले लिया। कैसे ले लिया? फोमो की वजह से। फोमो क्या था? फेयर ऑफ मिसिंग आउट। सातवां जो 17 जो टर्म है वो है एफयूडी। एफयूडी का बेसिकली मतलब है फेयर अनसर्टेनिटी डाउट, ठीक है। यानी कि आपने एक करेंसी या एक एसेट लेके रखा हुआ है, ठीक है ना, और आपको न्यूज़ मिलती है कि भाई आगे आने वाले कुछ दिनों में या फिर एकदम से आपको न्यूज़ मिलती है कि भाई करंट इस एसेट की जो है डी वैल्यू प्राइस होने वाली है किसी भी वजह से। तो आप क्या करोगे? आप फ़ौरन से फटाफट से वो चीज़ बेच दोगे, मार्केट के अंदर बेच दोगे।
सही है। मैं अगर एग्जांपल दूँ, रिसेंटली जो XRP के साथ हुआ था, SEC का जो मसला जो XRP के साथ हुआ था, उसमें ये हुआ था कि उन लोगों ने, उनकी सिक्योरिटी जो काउंसिल है, उन्होंने XRP के ऊपर कुछ केसेस कर दिए थे। तो उस वजह से क्या हुआ था, XRP की फ़ौरन से एकदम से जो वैल्यू थी वो गिर गई थी। वो 98 पे होता है XRP। सो XRP पे बेसिकली जो ऐसे ही ने जो एक केस किया हुआ, तो उसमें क्या हुआ है कि उसके ऊपर लोगों के अंदर एक परसेप्शन आ गया था उस केस के बाद कि भाई XRP जो है वो अब गिरेगा, और XRP गिरा भी उसके बाद से। तो ये एक फेयर आ गया था ना, जिसकी वजह से लोगों ने XRP के अंदर ना इन्वेस्टमेंट जितनी थी वो निकालना स्टार्ट की थी। अब क्या हुआ, जब लोगों ने XRP सेल करना स्टार्ट किया उस केस के बाद, तो मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। अब जैसे कि सप्लाई, आपको पता है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो चीज़ की जो प्राइस है वो फॉल हो जाती है। तो XRP बेसिकली उस वक्त चल रहा था 80s या 90s रुपीज़ का चला था पाकिस्तान में, तो वो गिर के 34-33 रुपीज़ तक पहुंच गया था। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एक FUD क्रिएट हो गए थे ना, फेयर, अनसर्टेनिटी और डाउट, लोगों के अंदर ये चीज़ें आ गई थी जिसको हम FUD कहते हैं। तो जब भी FUD आपको किसी करेंसी के लिए आया था, या किसी एसेट के यानी कि किसी एसेट के बारे में FUD क्रिएट हो जाता है, तो क्या होता है, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि भाई अब इसकी प्राइस गिरेगी तो बेहतर है इससे दूर रहे। ठीक है। FUD के बाद तो हमारे पास जो नेक्स्ट 18th नंबर पे जो टर्म आती है वो आती है हॉर्डल। हॉर्डल बेसिकली है क्या, हॉर्डल का मतलब होता है होल्ड करना। ठीक है ना। इसका बेसिकली जो हॉर्डल का बेसिकली जो एब्रीविएशन है उसका मतलब है होल्ड ऑन डियर लाइफ। यानी कि अगर आप कोई किसी करेंसी में या किसी एसेट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो और आपको पता है कि ये अभी तो ये गिर रही है, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये इंक्रीज़ करेगी, तो आप क्या करोगे, आप उसको हॉर्डल करोगे, होल्ड ऑन डियर लाइफ करोगे फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इन फ्यूचर में आपको पता है कि इसकी प्राइस ऊपर जानी है तो ऊपर चले जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी प्राइस गिरी, ठीक है ना, XRP की प्राइस यहाँ से देखो इस पॉइंट से एकदम से गिरी, नीचे तक आ गई। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने XRP को होल्ड कर लिया, हमें पता था कि भाई इतनी गिरी है प्राइस, इतने गिरने के बाद अब इसके अंदर कंसोलिडेशन होगी। यहाँ पे जो प्राइस है वो बेसिकली करेक्शन हुई है इस जगह पे ना, नॉर्मल प्राइस से प्राइस गिरी है, तो दिस इज़ करेक्शन। अब जब प्राइस गिर गई है, अपने लोएस्ट लेवल पे आ गई है यहाँ पे, तब हमें पता है कि यहाँ से अब कंसोलिडेशन होगी, प्राइस वापस से ऊपर जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बिटकॉइन लेके होल्ड कर लिया। अब यहाँ पे हमने होल्ड कर लिया, अब यहाँ से प्राइस गई है इधर तक, ठीक है ना, हमने तब भी नहीं बेचा, हमें तब भी होल्ड करके रखा, हमने यहाँ तक प्राइस होल्ड कर लिया। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, और लॉन्ग टर्म में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि आगे फ्यूचर में इस चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। तो हॉर्डल का मतलब क्या हो गया, होल्ड ऑन डियर लाइफ। 19 नंबर पे जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है फोक। तो व्हाट इज़ फोक? फोक बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी चेन के अंदर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, आप किसी प्रोग्राम पे क्लिक करते हो, वो एप्लीकेशन खुल जाती है। क्यों खुलती है? क्योंकि उस एप्लीकेशन के ऊपर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि भाई अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो डेट्स इज़ अ फोक, ठीक है ना। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिफरेंट किस्म की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके अंदर सारा का सारा आपका डाटा मौजूद होता है, और ये सारा फोक जो होता है वो किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर बेस कर होता है। यानी कि ब्लॉकचेन का जो फंडामेंटल आप कह सकते हो कि जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक नीड है, वो है फोक। ठीक है। अच्छा, फोक जो होती है दो किस्म की होती है, एक होती है हार्ड फोक, एक होती है सॉफ्ट फोक। ठीक है। अब हार्ड फोक और सॉफ्ट फोक में फ़र्क क्या है? अब हार्ड फोक ये है कि एक फोक यानी कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसमें अगर आपके पास एक परमानेंटली दूसरा यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं अगर बात करूं कि अगर मैं ये कहूं कि भाई आपका अल्लाह भला करे, बिटकॉइन एक स्पेसिफिक बिटकॉइन की चेन थी, जो बिटकॉइन था उसकी एक स्पेसिफिक फोक के ऊपर उसकी ब्लॉकचेन चलती हुई आ रही थी। अब उसमें एक हार्ड फोक आया। हार्ड फोक क्या आया है? बिटकॉइन की चेन स्प्लिट हुई है और उसमें एक एल्ट कॉइन की चेन आ गई है, जिसमें अब इथीरियम भी आ गया है, ठीक है,
TRX भी आ गया है, XRP भी आ गया। ये क्या हो गया, ये हार्ड फोक हो गया, यानी कि एक ओरिजिनल फोक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो स्प्लिट हो गया दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ठीक है ना। अब जो नई जो स्प्लिटिंग हुई है उसमें क्या है, उसमें न्यू आपका पूरा सेटअप लगा है इंस्ट्रक्शन का, जो कि कहलाएगा हार्ड फोक, और हार्ड फोक हमेशा परमानेंट बेसिस पे होता है। दूसरा है सॉफ्ट फोक। व्हाट इज सॉफ्ट फोक? सॉफ्ट फोक बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं नहीं जो कि टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर आती हैं किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर, यानी कि कुछ अरसे के लिए आई हैं और ये सबको पता है कि हाँ भाई ये इंस्ट्रक्शंस कुछ अरसे के लिए मार्केट में है, उसके बाद ये टेम्प्रेरी चीज़ हट जाएगी, तो उसे कहते हैं सॉफ्ट फोक। तो कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर मार्केट में आए वो होगी सॉफ्ट फोक। 22 नंबर पे बेसिकली हमारे पास आता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती क्या है? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बेसिकली होती ये है कि आपने एक क्रिप्टो करेंसी या कोई भी एसेट आपने बाय कर लिया, ठीक है ना, या फॉरेक्स में बाय कर लिया, क्रिप्टो करेंसी में बाय कर लिया कोई भी एसेट, अब आपने उसको सेल करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि आपको ये डर लगता है कि भाई हो सकता है कि इसकी प्राइस ऊपर जाए और ये भी हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो जाए, आपको दोनों चीज़ों में डर था। तो आपने क्या किया, आपने ICO लगा दिया। ICO में क्या है, फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट पे क्रिप्टो करेंसी पर कोई भी एसेट लिया है, आपने प्रिडिक्शन देखी कि भाई प्रिडिक्शन इसकी कहती है कि प्राइस जो है इसकी यहाँ तक जाएगी, 3446 तक इसकी प्राइस जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेने के बाद एक ICO क्रिएट किया। अब ICO के अंदर आपने जो सेलिंग पॉइंट था वो आपने क्या रख दिया, 3446, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ तक की जाने की प्रिडिक्शन थी, आपने वो सेलिंग पॉइंट लगा दिया। दूसरी आपने लगा दी स्टॉप लॉस की लिमिट। स्टॉप लॉस की लिमिट क्या होती है? स्टॉप लॉस की लिमिट ये होती है कि आपने जिस पॉइंट पे बाय किया है उस पॉइंट से कुछ पॉइंट नीचे आपने एक लिमिट लगा दी कि इन केस अगर करेंसी या कोई एसेट उस जगह से और नीचे गिरे तो मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो। फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट पे बाय किया था ना, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 3258, ठीक है ना। अगर आपने 3258 में कोई चीज़ बाय की है और आपको ये पता हो कि भाई ये प्राइस ऊपर जाएगी तो सही है, आपका जो एक ऑर्डर है जो कि मैक्सिमम प्राइस तक जा रहा है वो तो सही है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, प्राइस गिर गई, फॉर एग्जांपल आपकी 3258 पे आपने यहाँ पे बाय किया था ना, अगर प्राइस यहाँ से गिर के 3250 तक पहुँच गई या और से चली गई तो आप तो लॉस में चले जाओगे। तो हम लोग उससे बचने के लिए यहाँ पे एक लॉस लिमिट लगाते हैं कि भाई इन केस अगर प्राइस 3258 से ज़्यादा गिरे तो 3258 से मैक्सिमम अगर नीचे चले जाए तो मेरा 3255 पे आपने एक लिमिट लगा दी। अगर 3255 से अगर प्राइस और नीचे जाए तो ये ऑटोमेटिकली मेरे जो कॉइन्स हैं या मेरा जो एसेट है वो सेल हो जाए, इससे नीचे ना गिरे। तो इससे आपने क्या किया, आपने अपने आप को लॉस से बचा लिया, सही है। तो ICO क्या होता है, एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें सेलिंग के साथ हायर पॉइंट का जो आप सेलिंग बेसिकली ICO में क्या होगा, आपके दो ऑर्डर लगते हैं, ठीक है, दोनों ऑर्डर सेल के हैं, लेकिन क्या ऑर्डर होंगे, एक होगा आपका प्रॉफिट वाला ऑर्डर और एक होगा आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर। तो आप ICO में दो ऑर्डर लगाते हो, ठीक है ना। ICO कंपोज ऑफ टू ऑर्डर, मैक्सिमम प्रॉफिट जिसमें आपको पता है कि शायद प्राइस ऊपर चले जाए वो लगाओगे, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका स्टॉप लॉस होगा। तो दिस इज कॉल्ड ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अच्छा, 23rd नंबर पे बेसिकली हमारे पास आता है लॉन्ग या लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। लॉन्ग या लॉन्ग पोजीशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, बेसिकली लॉन्ग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाय करना, ठीक है ना। अब एक प्राइस है वो ऊपर से नीचे गिरी है, ठीक है, तो ये पोजीशन इसकी आइडियल पोजीशन है लॉन्ग करने की, क्योंकि आपको पता है कि अब मार्केट गिरी है तो अब मार्केट वापस उठेगी भी। तो आपने क्या किया, इस पोजीशन पे नहीं बल्कि जहाँ से मार्केट सबसे ज़्यादा गिरी हुई है आपने इस पोजीशन पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन खोल ली। अब अगर आप इस जगह पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन खोल दो तो आप यहाँ से देखो कि आपको कितना फ़ायदा मिला है, यहाँ से यहाँ तक प्राइस इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अब ये प्राइस इंक्रीज़ हो गई है ना, तो यहाँ से अब आप करोगे शॉर्ट, तो नेक्स्ट टाइम हमारी है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है सेल करना, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस जगह पे लॉन्ग किया है यानी कि बाय किया है, और इस जगह पे आपने आगे क्या किया है, शॉर्ट किया यानी कि सेल कर दिया। क्योंकि अगर आप इस जगह पे शॉर्ट नहीं करोगे तो आप देखो कहाँ पे पहुँचे हो, नुकसान में पहुँच गए हो। तो शॉर्ट करने का मतलब होता है कि आप अपने एसेट को बेच रहे हो मार्केट में, लॉन्ग करने का मतलब होता है कि आप अपने एसेट को खरीद रहे हो मार्केट में। उसके बाद हमारे पास 25th पे जो टर्म आती है वो आती है मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट कैपेसिटी, मार्केट में उस एसेट की कितनी कैपेसिटी मौजूद है। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हो कि
फॉर एग्जांपल आपके नज़दीक कोई बेकरी है जहाँ पे ब्रेड बनती हैं, ठीक है ना। अब उस बेकरी की जो डेली की जो आउटपुट है, ठीक है ना, वो है फॉर एग्जांपल 100 ब्रेड्स, यानी कि वहाँ पे 100 ब्रेड बनती हैं। और वो उसकी क्या होगी, वो उसकी कैपेसिटी हो गई ना, वो उसकी डेली कैपेसिटी हो गई। अगर 100 के अंदर अंदर लोग आएंगे, 100 लोग आते हैं तो वो बेकरी उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकती है। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा लोग आ गए, ठीक है, तो फिर वो उनकी जो डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही 100 है, ठीक है। तो मार्केट कैपेसिटी क्या हो गया, कोई भी एसेट मार्केट में कितना पड़ा हुआ है और कितना बचा हुआ है, सही। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गई है 26 नंबर पे माइनिंग। व्हाट इज़ माइनिंग? माइनिंग बेसिकली होती ये है कि क्रिप्टो करेंसी को हम ख़रीदने के बजाय माइन भी कर सकते हैं। तो माइनिंग में होता ये है कि आपने क्रिप्टो करेंसी अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू माइन कर सकते, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अच्छा हार्डवेयर और अच्छा जीपीयू रिक्वायर्ड है, क्योंकि जितना अच्छा हार्डवेयर होगा आपकी माइनिंग उतनी अच्छी और इतनी तेज़ होगी। अगर आप नॉर्मल सिस्टम के ऊपर माइनिंग करोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि वो बहुत टाइम लेती है और रिटर्न भी अच्छा नहीं मिलता। तो माइनर्स जो होते हैं अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं और अच्छा जीपीयू उसमें इंस्टॉल करा ताकि उनको अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। माइनिंग के बाद जो 27 नंबर पे हमारे पास टर्म आती है वो आती है माइनिंग इंसेंटिव्स। जिस तरीके से आप कहीं भी जॉब करते हो तो जॉब करने के बाद आपको सैलरी मिलती है, उसी तरीके से माइनर्स को माइनिंग करने के इंसेंटिव्स मिलते हैं। वो इंसेंटिव्स क्या होते हैं? वो इंसेंटिव्स बेसिकली उसी क्रिप्टो करेंसी का कुछ पार्ट हिस्सा मिलता है उनको, जो कि माइनिंग एज अ माइनिंग इंसेंटिव्स उनको कंपनी देती है, ठीक है। 28 पे आता है मून। व्हाट इज़ मून? बेसिकली मून होता क्या है? मून का मतलब होता है कि कोई भी प्राइस मार्केट के अंदर किसी भी एसेट की एकदम से ऊपर चले आना, उसे कहते हैं मून। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मून हो गया है, ठीक है ना, ये मून है, यानी कि इस प्राइस से एकदम से प्राइस शूट किया है बगैर किसी बैरियर के, यानी कि अपने पैटर्न पे नहीं गया। अगर देखा जाए तो ये सारे पैटर्न है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो, इस जगह से देखो, यहाँ पे ये मून नहीं है, ये इसका पैटर्न है, ये इसका जो अब यहाँ पे जो मोड स्टार्ट हुई, ये इसका बुलिश ट्रेंड है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से जिगजैग पोजीशन में ऊपर जा रही है। लेकिन इस जगह पे अगर मैं बात करूँ, इस जगह पे और इस जगह पे, तो यहाँ पे प्राइस क्या, यहाँ पे प्राइस मून हुई है, इस पॉइंट से एकदम से बढ़ी है, तो इसे कहेंगे हम लोग कोई भी एसेट मून हो गया, यानी कि चांद पे चले जाना फ़ौरन से। यानी कि आप ये उर्दू में आप क्या कहते हो कि प्राइस आसमान से बात कर रही है, तो बेसिकली मून वो है। 29 नंबर पे यहाँ पर जो टर्म आती है वो आती है POS। इसका मतलब है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, ठीक है ना। फॉरेक्स के अंदर और अल्लाह भला करे क्रिप्टो के अंदर हम लोग बेसिकली स्टेक करते हैं चीज़ें। स्टेक का मतलब है आपने अपना एसेट किसी के पास कुछ अर्से रखवा दिया और उसके बदले वो आपको इंटरेस्ट देगा। तो व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ स्टेकिंग? आपने उसके पास रखवा दिया, वो आपको जो इंटरेस्ट देगा वो उसका प्रूफ है स्टेकिंग करने का, ठीक है ना। एक वैलिड प्रूफ कि भाई आपने हमारे पास ये चीज़ रखवा दी है, इसका आपको अब जो है वो बोनस मिलेगा। इसकी एग्जांपल आप सिंपली ये समझ सकते हो कि बैंक में आपने जो सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, अब सेविंग अकाउंट में आपका जितना ज़्यादा पैसा बैंक के अंदर पड़ा रहेगा, बैंक आपको एनुअली उस हिसाब से यानी कि इंसेंटिव्स और बोनस देता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है POS। और प्रूफ 30th नंबर पे जो हमारे पास टर्म आ रही है वो आ रही है POW। POW का मतलब है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है? बेसिकली एक माइनर है, वो माइन कर रहा है, ठीक है ना, तो माइन करने पे उसे इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसकी माइनिंग का प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? माइनिंग इंसेंटिव्स। तो प्रूफ ऑफ वर्क वो हो गया। 31 नंबर पे बेसिकली आती है प्राइवेट की। प्राइवेट की एक ऐसी की होती है जो कि हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। बगैर प्राइवेट की के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन ख़रीदा या आपने फॉरेक्स में कोई चीज़ ख़रीदी, यानी कि आप ग्रेट पाउंड से आप USD ख़रीद रहे हो, तो आप ख़रीदने पे वो आपसे कुछ लोग जो है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन के ऊपर अपनी पिन लगा देते हैं, तो वो उनकी जो पिन होती है वो प्राइवेट की होती है। बगैर उस पिन के वो लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या फिर उस चीज़ को बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो प्राइवेट की जो होती है वो नेसेसरी होती है। फिर अगर आप प्राइवेट की नहीं डालोगे तो आपकी ट्रांजैक्शन कैरी आउट नहीं होगी। प्राइवेट की के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो आ रही है पब्लिक की। पब्लिक की में क्या होता है? बेसिकली पब्लिक की जैसे कि बताया, नाम से जाहिर हो रहा है पब्लिक। पब्लिक का मतलब सबके लिए। तो एक ऐसा यानी कि समझ लो एक ऐसा वॉलेट है जो कि आप कह सकते हो कि एज आ NGO काम कर रहा है और वो आपसे डोनेशन मांगता है कि भाई आप हमें इतनी डोनेशन दे दो, ये हमारी पब्लिक की है, इसके अंदर आप डोनेट कर सकते हो। तो वो पब्लिक की वो की होती है जो कि मैक्सिमम पब्लिक यूज़ कर रही होती है, जो कि नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं और उसके ऊपर कोई प्राइवेसी नहीं होती। तो ये हो गई आपकी पब्लिक की। पंप और डंप। देखो पंप
में होता क्या है, पंप में वही होता है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी या किसी भी एसेट को पंप यानी कि फेक पंप किया जाए, यानी कि उसकी प्राइस मार्केट के अंदर फेकली बढ़ाई जाए। फॉर एग्जांपल एक क्रिप्टो करेंसी है, वो गिरे जा रही है गिरे जा रही है, वो बढ़ी नहीं रही, वो गिरे जा रही है, उसकी प्राइस मार्केट में गिरे जा रही है। तो क्या होगा, तो कंपनी क्या होगी जिस जो वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ओन करती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसकी फेक पंपिंग करवाते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर ना अपने ही बिजनेस पार्टनर को इन्वॉल्व करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारी करेंसी बाय करो। तो क्या करते हैं, उनकी करेंसी बाय करते हैं। वो जैसे ही बाय करते हैं तो मार्केट के अंदर क्या होता है, बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है और एक तरीके से डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनके लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में वो चीज़ खरीद रहे होते हैं। तो क्या होता है, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो चीज़ एकदम से पंप हो जाती है, यानी कि ऊपर चले जाती है, प्राइस उसकी ऊपर चले जाती है। और जो डंप होता है वो उसको उलट होता है। अब प्राइस एक मैक्सिमम लेवल पे आ गया, अब वहाँ से एकदम से डंप होगा। डंप का मतलब लोगों को पता है, हाँ भाई अब हमने इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लिया, अब इसको बेचो। अब लोग जैसे ही उसको बेचेंगे तो प्राइस एकदम से उसकी गिर जाएगी, तो ये क्या हो गया, डंप हो गया। तो पंप और डंप में बेसिकली ये होता है, फेक पंप और फेक डंप बहुत होते हैं मार्केट में यहाँ पे। 35th के ऊपर बेसिकली आ रही है रेक्ट। रेक्ट का मतलब है रप्ट होना, यानी कि आपने किसी भी करेंसी के ऊपर या किसी भी एसेट के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद उसकी एकदम से आप ये कह सकते हो बहुत गंदे तरीके से उसकी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो गई, वो करेंसी गिर गई। तो क्या होगा, बैंक एक कॉमन लफ्ज़ हम लोग बैंकिंग सेक्टर में यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या हम लोग यूज़ करते हैं, रेक्ट। हम बोलेंगे भाई मैं रेक्ट हो गया, यानी कि मैंने इस पॉइंट पे लिया था क्रिप्टो करेंसी और करेंसी एकदम से गिरी है, तो मैं क्या हो गया, मैं रेक्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो ये सिमिलर है बैंकरप्ट के, यानी कि मुतरादिफ है उसके। 36 पे जो यहाँ पास जो टर्म बेसिकली आ रही है वो आ रही है ROI, जिसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कि ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि जो हिस्सा आपने लगाया है इन्वेस्टमेंट में, अब उसका जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना, प्रॉफिट आपने जो है वो वापस से लगा दिया उसमें, और जो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू वो आपने निकाल ली। इसी तरीके से उससे प्रॉफिट हुआ, आपने वो निकाल के वो लगा लिया, मेन हिस्सा आपने निकाल दिया। तो ये होती है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 37 नंबर पे बेसिकली क्वाइंस और टोकन्स आते हैं। क्वाइंस और टोकन्स होते क्या हैं, क्वाइंस और टोकन्स जो होते हैं बेसिकली ब्लॉकचेन का ही हिस्सा होते हैं। अब मैं अगर बात करूँ आपको, तो बिटकॉइन एक कॉइन है, इथेरियम एक कॉइन है, ADA एक कॉइन है, XRP एक कॉइन है, ठीक है ना, ये सब सारे कॉइन्स हैं। और टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स भी बेसिकली इन्हीं कॉइन्स की तरह होते हैं, लेकिन वो होते हैं टोकन। उनमें बेसिकली फ़र्क ये होता है कि कॉइन्स जो होते हैं ना, इनकी अपनी एक स्पेसिफिक ब्लॉक चेन होती है, ये उसी ब्लॉक चेन के ऊपर काम करते हैं। जबकि जो टोकन्स होते हैं ना, वो किसी और की ब्लॉकचेन पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ईथेरियम है, ईथेरियम की अपनी ब्लॉकचेन है, तो ईथेरियम के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं। वो क्या है, वो टोकन होंगे। फॉर एग्जांपल केक टोकन है, ठीक है ना, केक टोकन के नाम से एक मार्केट में है। इसी तरीके से बहुत से और टोकन्स हैं जो कि मार्केट में, वो क्या है, वो ईथेरियम की सब डेरिवेटिव्स हैं, उनकी उनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कार्डानो की अपनी ब्लॉकचेन है, XRP रिपल की अपनी एक ब्लॉकचेन है, लेकिन जो केक टोकन है उसकी ब्लॉकचेन नहीं है, वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा होता है। तो बेसिकली जो मेन जो डिफरेंस होता है कॉइन और टोकन में, वो ये होता है कि कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है, जबकि टोकन्स की अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती, वो किसी और की ब्लॉकचेन के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। आखिरी टर्म हमारे पास बेसिकली है वेल। अब वेल होती क्या है, बेसिकली ये वो खाली वेल नहीं है जो कि समंदर में होती है। ये वेल का यहाँ पे वेल का मुराद, वेल से मतलब ये है कि बेसिकली मार्केट के अंदर जो बिग जाइंट्स हैं, जो कि बड़े लोग हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जिनको हम कहते हैं आम अल्फाज में बड़ी मछली, ठीक है ना। तो ये वो लोग होते हैं जो कि मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि उनका मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आपकी बात करें तो हम लोग चाहते थे क्या होगा, हम लोग कितने के बिटकॉइन ले लेंगे, 10,000 के, 15,000 के मैक्सिमम, ठीक है ना। ज़्यादा हो गया 20-25 हज़ार के, इससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन इन लोगों का इन्वेस्टमेंट का जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ये लोग बेसिकली लमसम अमाउंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और तकरीबन लाखों करोड़ों के अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिटकॉइन और दूसरे अपने एसेट अपने नाम पे करवाते हैं। तो बेसिकली पंप और डंप के अंदर भी इन्हीं लोगों का हाथ होता है, क्योंकि अगर में से एक बंदा भी मार्केट के अंदर कोई चीज़ अपनी सेल कर दे, ठीक है ना, तो एकदम से प्राइस गिरती है। और इनका ही कोई बंदा अगर मार्केट में आके वो चीज़ ख़रीद ले तो उसकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट यानी कि 35 to 25% एक बंदे के पास इतना एसेट जमा होता है, ठीक है ना, करोड़ों के अंदर इनके पास इन्वेस्टमेंट होती है।
तो इनकी अपनी खुद की एक क्लास चल रही होती है। अगर इनमें से कोई भी बंदा कोई चीज़ ले ले या कोई चीज़ भेजे तो मार्केट की जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा मार्केट हरकत में आ जाती है और प्राइस पम्प भी हो सकता है, प्राइस डम भी हो सकता है। तो गाइज़ ये हमारी कुछ अल्लाह भला करे टर्म्स थी जो कि मुझे लगता था कि आप लोगों को पता होनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो ये टर्म्स थी जो कि हम लोग डिजिटल ट्रेडिंग में हम लोग यूज़ करते हैं और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये टर्म्स समझ में आई होंगी जो मैंने बताई हैं। और अगर आपको नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी टर्म के बारे में, मैं आपको हैप्पीली बताऊँगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया हो और आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।